बेसबॉल, जिसका नाम शायद आपने सुना ही होगा। ये एक रोमांचक खेल है जिसे सबसे पहले साल 1900 में खेला गया था और ये खेल मुख्य रूप से यूनाइटेड स्टेट्स में खेला जाता है। इस खेल को देखने के लिए भारी तादाद में लोग स्टेडियम में जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि अगर आप कभी बेसबॉल देखने किसी स्टेडियम में जाते हो तो उसके टिकट पे आपको साफ साफ लिखा मिलेगा कि अगर आपको खेल के दौरान बॉल आकर लग जाए और आप घायल हो जाएं, तो इसमें खेल प्रशासन दायी नहीं होगा, यानी आप खुद की रिस्क पे इस खेल को देखने जाएंगे। CNBC के एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2012 से 2018 तक 808 केसेस दर्ज हुए हैं जिसमें किसी फैन को बॉल आकर लगा हो और वो बुरी तरह से घायल हो गया हो। यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, आगे की घटना शायद आपको इमोशनल कर दे। जब एक 79 साल की महिला साल 2018 में बेसबॉल के एक गेम के दौरान डॉजर स्टेडियम में अपना बर्थडे मना रही थी कि उसी दौरान एक बॉल आकर उनके सर पे लगा और उनकी मौत वहीं स्टेडियम में ही हो गई, जो काफी दर्दनाक हादसा था। जरा सोचिए कि जब ये एक छोटा सा बेसबॉल इतने बड़े घटना को अंजाम दे सकता है जिसकी स्पीड नॉर्मल होती है, तो अगर हम इस बॉल की स्पीड को बढ़ा दें तो क्या होगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या बेसबॉल हवा को चीरता हुआ, इसके दबाव को झेलता हुआ अंतरिक्ष की यात्रा कर सकता है, और क्या होगा अगर यही बेसबॉल लाइट की स्पीड से मार्स यानी मंगल ग्रह से टकरा जाए तो दोस्तों, आज इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि क्या एक बेसबॉल धरती की सतह से मार्स की सतह पे सही सलामत पहुंच पाएगा। बेसबॉल खेलने के दौरान खिलाड़ियों द्वारा फेंके गए बॉल की एवरेज स्पीड 149 किलोमीटर प्रति घंटा की होती है, लेकिन इनमें से कुछ खिलाड़ी ऐसे भी हैं जो कि सबसे ज्यादा तेजी से बॉल फेंककर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके हैं, जिसमें से ही एक खिलाड़ी है क्यूबा के एरोल्डिस चैपमैन, जिनके नाम वर्ल्ड्स फास्टेस्ट रिकॉर्डेड पिच स्पीड का खिताब है और ये रिकॉर्ड है 169 किलोमीटर प्रति घंटा की। लेकिन अगर हम इस बेसबॉल की स्पीड को बढ़ाकर लाइट की स्पीड का आधा कर दे तो इमेजिन कीजिए कि चैपमैन ने अपना खुद का रिकॉर्ड तोड़ते हुए बेसबॉल इतनी जोरों से फेंका कि इसकी स्पीड हर मोमेंट में बढ़ती ही चली गई और ये स्पीड बढ़ते बढ़ते 500 मिलियन किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच जाती है और ये बॉल अंतरिक्ष की ओर आगे बढ़ता ही जाता है। इस सफर के दौरान हवा के मॉलिक्यूल्स इस बॉल से टकराएंगे और उस वक्त इस बॉल की स्पीड होगी करीब 1,35,000 किलोमीटर प्रति घंटा। वैसे तो हर चीज जिसकी स्पीड होती है उससे हवा टकराती है और उसके चारों तरफ मौजूद रहती है। इस क्षेत्र में जब ये बॉल इतनी स्पीड से हवा से टकराएगा तब ये हवा के मॉलिक्यूल्स पत्थर की तरह बॉल से टकराएंगे और तब उस बॉल से गामा रेज और पार्टिकल्स निकलना शुरू हो जाएंगे और ये गामा रेज और पार्टिकल्स बॉल के न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन को अलग करने लगेंगे और इस बॉल के चारों तरफ एक प्लाज्मा का लेयर बन जाएगा। अब ये बॉल एयर मॉलिक्यूल्स को नष्ट करता हुआ आगे बढ़ेगा और इसकी स्पीड लगातार बढ़ती ही जाएगी और फिर कुछ सेकंड के अंदर ही खतरनाक थर्मोन्यूक्लियर विस्फोट होगा। इस विस्फोट से उत्पन्न हो रही काइनेटिक एनर्जी लगभग 450 किलोटन TNT के विस्फोट के समान होगी, जो कि हिरोशिमा नागासाकी पे गिरे न्यूक्लियर बॉम्ब से भी 25 गुना ज्यादा विध्वंसी होगी। अब आते हैं इस मुद्दे पे कि क्या होगा अगर बेसबॉल को स्पेस से मार्स की तरफ फेंका जाए तो। मार्स पे एटमॉस्फेयर न होने के कारण हमेशा मार्स की सतह से स्पेस से गिरने वाले छोटे बड़े उल्कापिंड टकराते रहते हैं और ऐसे ही किसी बड़े से उल्कापिंड के टकराने से ही मार्स की सतह पे हेलस प्लैनिशिया क्रेटर का निर्माण हुआ था, जिसका आकार 2100 किलोमीटर है। और ऐसा ही एक और क्रेटर है यूटोपिया बेसिन, जिसका आकार है 3300 किलोमीटर। वहीं एक बेसबॉल का वजन 149 ग्राम और जिसका डायमीटर 8 सेंटीमीटर होता है। तो फिर इसके टकराने से तो मार्स पे कोई क्रेटर तो नहीं बनने वाला, लेकिन अगर हम इस बेसबॉल की स्पीड को लाइट के स्पीड जितना बढ़ा दें तो फिर इसका परिणाम क्या होगा। अगर लाइट के फोटोन कण को धरती से मार्स तक की दूरी तय करनी है तो उसे 3 मिनट 12 सेकंड का वक्त लगेगा और ये वक्त तब जब मार्स के सबसे करीब धरती होती है। लेकिन वहीं जब मार्स और धरती की दूरी सबसे ज्यादा होती है तब ये टाइम 28 मिनट 12 सेकंड हो जाता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि लाइट के फोटोन कण की स्पीड 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, लेकिन सिर्फ मासलेस पार्टिकल्स ही इस स्पीड को हासिल करने में सक्षम है। लेकिन बेसबॉल का तो मास है, इसलिए हम इसकी स्पीड को 2,70,000 किलोमीटर प्रति सेकंड तक ही बढ़ा सकते हैं, जो कि लाइट की स्पीड का 90% है। यहाँ तक कि अंतरिक्ष में घूम रहे सबसे तेज उल्कापिंड की गति मात्र 42 किलोमीटर प्रति सेकंड ही है और जो कि लाइट की स्पीड का सिर्फ और सिर्फ 0.01% ही है। खैर, जो भी हो, इतनी गति से आगे बढ़ने के साथ साथ बॉल का मास भी समानांतर रूप से और तेजी से बढ़ता ही जाएगा और लाइट की स्पीड को हासिल करते ही इसका मास अनंत हो जाएगा
और इसके अनंत मास के साथ साथ इसका ग्रेविटी भी अनंत हो जाएगा और ये बॉल मार्स की सतह से टकराते ही पल भर में मार्स पूरा का पूरा तबाह हो जाएगा और इस टकराव के बाद ये बॉल खुद भी एक सुपर पावरफुल ब्लैक होल में तब्दील हो जाएगा। यहाँ एक बात ये भी है कि बॉल का साइज चाहे जो भी हो, उसका आकार चाहे जो कुछ भी हो, इस क्षेत्र में अगर कुछ मैटर करता है तो वो है स्पीड। अब जरा इमेजिन कीजिए कि हमने एक बॉल के आकार के स्पेसशिप को मार्स पे भेजा और इस बार इस बॉल का आकार एक फुटबॉल के आकार का होगा। इस प्लान को दुनिया के सामने लाने वाले साइंटिस्ट का नाम है हैरोल्ड वाइट। उनकी टीम द लिंडन बी जॉनसन स्पेस सेंटर में इस विषय के ऊपर रिसर्च कर रही है। इस प्रोजेक्ट में साइंटिस्ट एक फुटबॉल के आकार के स्पेसक्राफ्ट को बनाएंगे। लेकिन इस विषय में जो बात सबसे चौंकाने वाली है वो ये कि इस प्रोजेक्ट में काम कर रहे वैज्ञानिकों का कहना है कि वो इस स्पेसक्राफ्ट को लाइट की स्पीड से भी ज्यादा गति दे सकेंगे और उनका ये मानना है कि वो इस काम में सफलता हासिल कर सकते हैं अगर उन्हें स्पेस और टाइम को मोड़ने का रास्ता मिल जाता है तो। थ्योरी के मुताबिक ऐसा कर पाना मुमकिन है। उदाहरण स्वरूप स्पेस टाइम की बनावट के दौरान घोल की मदद से जो कि ब्रह्मांड के दो हिस्सों को जोड़ती है, या फिर वार्प स्पेस की मदद से ऐसा कर पाना मुमकिन है। अगर आसान भाषा में इसे समझने की कोशिश करें तो जब हम किसी मॉल या एयरपोर्ट में चलने वाली सीढ़ियों का इस्तेमाल करते हैं जिनकी मदद से हम बिना चले ही एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं और इसकी मदद से हम एक ही दूरी जिसे हम पैदल तय करते तो उसमें हमें ज्यादा टाइम लगता, उतनी ही दूरी तय करने में इन सीढ़ियों की मदद से हमें काफी कम समय लगता है। और हमें अगर इतनी स्पीड को हासिल करना है तो उसके लिए वार्प ड्राइव जैसी चीजों का इस्तेमाल आवश्यक है। व्हाइट की टीम इसी थ्योरी को सच्चाई का रूप देने में लगी है। इस ड्राइव को इस तरह से डिजाइन किया जाएगा कि ये स्पेसक्राफ्ट स्पेस में मौजूद डार्क एनर्जी की मदद से इतनी स्पीड से आगे बढ़ सके और इस ड्राइव का नाम है एल्क्यूबियर वार्प ड्राइव। ये आइडिया सबसे पहले मिगेल एल्क्यूबियर ने साल 1994 में दिया था। अगर व्हाइट इस रिसर्च में कामयाब होते हैं तो धरती से मार्स पे पहुंचने में हमें सिर्फ 3 मिनट से भी कम समय लगेगा। लेकिन यहाँ आप ये कह सकते हैं कि अगर ये स्पीड हद से ज्यादा बढ़ जाए और ये चीज आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो क्या होगा? दोस्तों, अगर ये शिप जाकर मार्स पे क्रैश हो जाए तो एक भयंकर विस्फोट होगा और मार्स टुकड़ों में बिखर जाएगा और ये टुकड़े उल्कापिंड के बारिश के रूप में हमारी धरती की ओर आ गिरेंगे। इनमें से कुछ टुकड़े तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में ही जलकर राख हो जाएंगे, लेकिन कुछ बड़े टुकड़े हमारी एटमॉस्फेयर को चीरते हुए धरती से आ टकराएंगे, जो कि इंसानियत के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकता है। इसके अलावा इस धमाके की वजह से एक धूल के बादल का निर्माण होगा जिसकी वजह से सूरज की रोशनी धरती पे आ नहीं पाएगी। इसके चलते धरती का तापमान काफी कम होने लगेगा। धरती पे रहने वाले हर जीव को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। पेड़ पौधे सूरज की रोशनी के बिना मुरझाना शुरू हो जाएंगे, यहाँ तक कि मरने लगेंगे और इसके चलते धरती का काफी नुकसान होगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे सिचुएशन में भी बेसबॉल का खेल वैसा का वैसा ही चलेगा। उसमें बस इतना बदलाव आएगा कि स्टेडियम में घास और मिट्टी की जगह बर्फ होंगे और खिलाड़ी जूते की जगह आइस स्केट्स पहनेंगे। दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आज की हमारी ये वीडियो आप लोगों को बेहद पसंद आई हो। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और जिन लोगों ने हमारे फेसबुक पेज को अभी तक फॉलो नहीं किया वो तुरंत फॉलो कर दें। तो फिर मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।